हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लीगल इश्यू इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। जो ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स के बारे में तो हम जानते ही हैं। अब ई कॉमर्स और एम कॉमर्स का हम यूज़ करते हैं तो उसमें ऐसे कौन से इश्यू आते हैं उसकी बात हम आज करेंगे। हमें पता है कि कोई भी कॉमर्स हो, मतलब कोई भी बिजनेस हो, या फिर वो ट्रेडिशनल कॉमर्स हो या फिर ई कॉमर्स हो और एम कॉमर्स, हम कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यू तो आते ही रहते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम ये इश्यू है, ये जो प्रॉब्लम्स है उसे रिसॉल्व कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसकी बात हम आज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है कि आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें रिस्क आते रहते हैं, इश्यू आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते रहते हैं, लेकिन उसे हम रिसॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि कोई भी नेशन हो, कोई भी एक स्टेट हो, कि हर एक स्टेट हो, हर एक नेशन के अंदर क्या होता है कि अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्यों होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन? क्योंकि डिसिप्लिन बनी रहती है इससे। तो हमारे ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स के अंदर भी ऐसा ही है कि ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स पे क्या होना चाहिए, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो ये इश्यू है, प्रॉब्लम है, वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, रिसॉल्व हो गए। और ये अब आपको ऐसा लगेगा कि ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में ऐसे कौन से इश्यू आएंगे, आपको ऐसा भी होगा, ऐसा भी ख्याल आया होगा। तो कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जिसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी बोल सकते हो, कॉपीराइट बोल सकते हो, प्राइवेसी, दोनों पार्टीज के बीच के अंदर डिस्प्यूट होती रहती है। तो ये सारे क्या है, ये सारे प्रॉब्लम ही है जिसे हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, रिसॉल्व करना है। इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है। इस याद रखना है यहाँ पे, ये भी एमसीक्यू हो रहा है कि ये इश्यू को ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में लीगल इश्यू को रिसॉल्व करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? देन लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या होगा कि ये जो इश्यू होंगे वो रिड्यूस होके रिसॉल्व होंगे। अब ये जो लीगल फ्रेमवर्क है उसे एस्टैब्लिश कौन करता है? तो उसे एस्टैब्लिश करता है आईटी लॉ, जिसे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ भी बोल सकते हो। और ये लॉ किसके नीचे होता है? अंडर द आईटी एक्ट। आपको यहाँ आईटी लॉ का, आईटी का फुल फॉर्म याद रखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वो किसके अंडर होता है? तो आईटी एक्ट के अंडर होता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिसने ये लीगल फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश कर दिया था बहुत टाइम पहले, लेकिन इंडिया ने भी अभी एस्टैब्लिश कर दिया है लीगल फ्रेमवर्क को। और इंडियन गवर्नमेंट ने किसके अंडर ये आईटी लॉ एस्टैब्लिश किया है? तो आईटी एक्ट के अंडर आईटी लॉ एस्टैब्लिश किया है। अब आपको लगेगा कि इससे क्या होगा, ये आईटी लॉ से क्या होगा, कि फायदा क्या होगा? तो इससे क्या होता है कि जो कस्टमर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मतलब कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? फॉर एग्जांपल कि हम एम कॉमर्स और ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं तब ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है कि जिसके अंदर हमें अपनी पर्सनल डेटा देने की ज़रूरत पड़ती है, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देने की भी ज़रूरत पड़ती है हमें। देन क्या होगा, अब ये लॉ की वजह से जो कस्टमर है उसका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये लीगल रूल्स, रेगुलेशन, लॉ, इसकी वजह से कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और उसे ये डर नहीं रहेगा कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मिसयूज़ होगी। अगर मिसयूज़ होती है इंफॉर्मेशन तो क्या होगा, जो आईटी लॉ है वो क्या करता है, ये जो रिस्पॉन्सिबल है, जो पार्टी है, जो एम्प्लॉय है, उसे क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। तो ये रूल्स की वजह से क्या होगा कि कस्टमर का जो डर है वो क्या हो चला जाता है, कम हो जाता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देन हम बात करेंगे सिक्योरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर आप कैसे कर सकते हो, इसके बारे में यहाँ पे बात करनी है। अब आपको ऐसा होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोल सकते हो? तो लाइक बुक्स, सॉफ्टवेयर्स, म्यूजिक, वीडियो, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड वेब पेज, जिसे आप क्या बोल सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये आपको याद रखना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है। तो बुक्स, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, वीडियो, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड वेब पेज है, वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है।
अब उसके अंदर बात करेंगे फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, जिसका नेम है कॉपीराइट। कॉपीराइट का सिंबल भी है बाजू में, आप देख लेना सी, जो कॉपीराइट का सिंबल है। अब आपको लगेगा कि आपने ऐसा सिंबल कहीं देखा है, कॉपीराइट भी कहीं सुना है, तो कहाँ पे? आप जो बुक पढ़ते हो उसके अंदर भी ये कॉपीराइट होता है। फर्स्ट पेज आप देख सकते हो, उसके अंदर ये सिंबल होगा, कॉपीराइट होगा। तो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? इससे कॉपी करने का राइट सिर्फ किसको है? वही इंसान को जो ऑनर है, जिसने ये बनाया है, उसको ये सिर्फ क्या है? उसका राइट है। तो कॉपीराइट का मतलब क्या? कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा कोई अनऑथोराइज पर्सन या कोई भी इंसान अगर किसी की बुक का कोई पार्ट हो या फिर कोई वेब पेज का पार्ट हो कि कोई पार्ट्स हो ऐसा कि जिसको क्या करता है? वो कॉपी करता है। तो कॉपी कैसे करेगा? वो विदाउट ऑनर की परमिशन, ऑनर की परमिशन के बिना वो कॉपी करता है। तो उसके सामने जो प्रोटेक्ट करेगा वो लोग क्या है? कॉपीराइट। तो वो लोग आप क्या बोलोगे? कॉपीराइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी की भी परमिशन के बिना कोई भी पार्ट्स हो या कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करना क्या है? मना है। आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हो तो उसके सामने एक लॉ है कॉपीराइट, वो क्या करेगा? प्रोटेक्शन देता है। देन हम एक एग्जांपल लेते हैं उसके अंदर दूसरा, कि आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर आपको कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, तो क्या करोगे? आप डाउनलोड कर सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप वो सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर किसी और का सॉफ्टवेयर है तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट किसको है? सिर्फ ऑनर को है। अगर आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो क्या है? पनिशमेंट है, मतलब उसके लिए आपको पनिशमेंट हो सकती है। तो ये क्या हुआ? कॉपीराइट। मतलब कि किसी और की कॉपी को राइट करने का हमें कोई भी राइट नहीं है, कोई भी अधिकार हमें नहीं है, अथॉरिटी हमें नहीं है। देन सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी आपने सुना होगा, ओके। और ट्रेडमार्क क्या होगा? ट्रेडमार्क के अंदर क्या क्या हो सकता है? कोई स्पेसिफिक लोगो हो सकता है, मार्क, वर्ड, सिंबल, डिजाइन हो सकती है, इमेज भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है, और वो कोई कंपनी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कोई इंडिविजुअल सर्विस के लिए भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। वो क्या हुआ? ट्रेडमार्क। हमें पता है कि कई सारी शॉप का नाम होता है ना, पॉपुलर और फेमस शॉप का नाम होता है, तो वो क्या हुआ? नेम, देन उसका लोगो, वो क्या हुआ? तो वन टाइप ऑफ ट्रेडमार्क ही है, जिसको ये जो ट्रेडमार्क होता है वो सिंबल के साथ डिजाइन किया जाता है। और उसका सिंबल कौन सा है? TM, SM एंड R। और TM, SM और R का फुल फॉर्म क्या होगा? सॉरी, TM एंड SM का फुल फॉर्म है यहाँ पे ट्रेडमार्क एंड सर्विस मार्क। ये आपको याद रखना है, ओके गाइस। ट्रेडमार्क के अंदर क्या याद रखोगे कि ट्रेडमार्क में क्या हो सकता है? ट्रेडमार्क के अंदर लोगो हो सकता है, इमेज हो सकती है, वर्ड भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकती है। तो ये सारे किसमें हो गए? ट्रेडमार्क के अंदर हो गए। और इसको डिजाइन कैसे किया जाएगा? कौन से सिंबल के साथ डिजाइन किया जाता है? तो TM, SM एंड R के साथ। देन हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है डोमेन नेम डिस्प्यूट, ओके। अब आपको ऐसा लगेगा कि डोमेन नेम में डिस्प्यूट कैसे हो सकती है? डोमेन नेम के बीच में डिस्प्यूट क्यों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हमें पहले क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज डोमेन? डोमेन नेम क्या होता है? आपको पता होगा डोमेन नेम क्या होता है। मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि डोमेन नेम किसके लिए यूज होता है, कि किसी IP एड्रेस को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए डोमेन नेम का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको ऐसा लगेगा कि IP एड्रेस को इससे क्या कनेक्शन है, तो आप गूगल, याहू ये सब तो सुना होगा, ओके। तो ये सारे वेबसाइट के नेम है, तो वो क्या है जिसके अंदर ये जो याहू है, गूगल है, फेसबुक, तो ये जो नेम है वो क्या होगा? डोमेन नेम होगा। क्योंकि IP एड्रेस तो हम याद नहीं रख सकते पूरा, तो हर एक IP एड्रेस को क्या दिया जाता है? डोमेन नेम, जिसे हम इजीली सर्च कर सकते हैं, ओके। अब ये पता चल गया। अब ये डोमेन नेम के लिए डिस्प्यूट कैसे होती है, इसके बारे में बात करेंगे, ओके। तो जो ये डोमेन होता है वो पहले क्या होता था? थोड़े टाइम के पहले ये जो डोमेन नेम कैसे मिलता था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस,
मतलब कि जो फर्स्ट आता है उसे फर्स्ट मिल जाता था, इसके बेसिक पर मिलता था पहले। अभी तो कैसे मिलता है, अभी तो ये डोमेन नेम आप खरीदते हो तो उसमें ऑफर भी मिलती है 1000 मतलब 1500 में तो मिल ही जाता है अभी। लेकिन पहले ऐसा था कि जो फर्स्ट आता है उसे डोमेन नेम मिल जाता था। तो क्या होता था कि जो लोग होते थे पीपल, वो कैसे इसका मिसयूज करते थे कि पहले उसे खरीद लेते थे, ओके, अगर उसकी ज़रूरत नहीं भी हो तो भी उसको खरीद लेते थे, और बाद में जिसको ज़रूरत पड़ती है ये डोमेन नेम की, ओके, तो वो तो खरीदेगा ही, तो उसको फिर हाई रेंज में उसे बेचते थे। तो ये इसको क्या बोला जाता है, साइबर स्क्वाटिंग। तो ये जिसको क्या बोला जाएगा, ये प्रोसेस को साइबर स्क्वाटिंग, ओके। याद रखना गाइस कि साइबर स्क्वाटिंग मतलब क्या, कि जो डोमेन नेम है उसको हाई रेंज में बेचना, इट्स कॉल्ड साइबर स्क्वाटिंग। तो ये इश्यू भी इसमें होते थे। सेकंड इश्यू कौन सा होता था इसके अंदर, कि कई सारे लोग डोमेन को स्पेलिंग मिस्टेक करके क्रिएट कर देते। मतलब कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि फेसबुक आप ले सकते हो, ओके, तो फेसबुक के स्पेलिंग में आप थोड़ी सी भी गलती करते हो, FA की जगह FE लिखते हो, तो क्या होगा, वो मिस्टेक है। तो अगर ऐसी कोई FE वाली फेसबुक वाली कोई डोमेन नेम है तो इंसान किस पे चला जाएगा, वो वेबसाइट पे चला जाता है। तो ऐसे भी इश्यू होते रहते थे। तो हमें किसकी बात की अभी, ये सिक्योरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे सिक्योर करनी है, ओके। देन प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें अंदर फर्स्ट है हमारा स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी मतलब क्या, ये आपने सुना होगा, स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफी, ये वर्ड आपने सुना होगा कि स्टेनोग्राफी क्या होगा। तो स्टेनोग्राफी क्या है कि वन टाइप की प्रोसेस है जो एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन के अंदर छुपा देती है, हाइड करती है। कैसे, जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर ऐसे फाइल्स होगी, ऐसे इमेज होगी, वीडियो ऑडियो होंगे कि जैसे मतलब आपका वो कोई काम के नहीं होगी, ऐसी चीज़ भी होगी आपके कंप्यूटर में। तो आप क्या करोगे कि उन जो फाइल्स है या फिर ऑडियो वीडियो इमेज है उसके अंदर क्या करोगे, आप उसके पीछे ये जो आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसे क्या करोगे, आप छुपा दोगे, हाइड कर दोगे। तो इट्स कॉल्ड स्टेनोग्राफी, ओके। आप उसे प्रोटेक्ट करते हो। इससे क्या होगा कि जो मैलिशियस पर्पस से कोई हैकर उसका यूज़ नहीं कर सकता है। और जो स्टेनोग्राफी का यूज़ करना है हमें, तो इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें उसे ऐसे स्टेनोग्राफी वाले सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और एक बात कि ये जो इंफॉर्मेशन होती है हमारी जो चीज़ें हम क्या करते हैं, छुपाते हैं, हाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो इंक्रिप्टेड ही हो, वो प्लेन टेक्स्ट में भी हो सकती है, वो साइफर टेक्स्ट में भी हो सकती है, या फिर इवन इमेज भी हो सकती है कि आपको इमेज को छुपाना है आप तो उसे भी कर सकते हो। कोई टेक्स्ट के अंदर इमेज को छुपाना है तो भी आप कर सकते हो। तो इट्स कॉल्ड स्टेनोग्राफी। तो ये क्या था, हमारा प्रोटेक्ट करने का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका। अब सेकंड है डिजिटल वाटरमार्किंग। डिजिटल वाटरमार्किंग क्या होगा, तो जो वाटरमार्क है वो वन टाइप का एक कोड होता है जो किसमें इंसर्ट किया जाता है, डिजिटल इमेज के अंदर इंसर्ट किया जाता है। आप इमेज में भी कर सकते हो, ऑडियो वीडियो या फाइल में भी कर सकते हो। किसके लिए, कि कॉपीराइट इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका यूज होता है। कॉपीराइट इंफॉर्मेशन मतलब कि जिसकी इंफॉर्मेशन जिसके ऑनर की इंफॉर्मेशन है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज होता है। किसका यूज होता है, डिजिटल वाटर मार्किंग का। याद रखना है हमें कि डिजिटल वाटर मार्क वन टाइप का डिजिटल कोड होता है जो कोड आप कोई इमेज में इंसर्ट कर सकते हो, ऑडियो में वीडियो में भी आप उसे क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। और किसके लिए यूज होता है कि कॉपीराइट इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज होता है। एक एग्जांपल लेते हैं गाइस कि पहले क्या था कि आर्टिस्ट जो पेंटर होते थे वो अपनी फोटो को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज़ करते थे, ब्रश से खुद की सिग्नेचर बनाते थे, जिससे उनको पता चल जाता था कि ये मेरी पेंटिंग है या फिर मेरी इमेज है। लेकिन अगर हम अभी तो ई कॉमर्स एम कॉमर्स में हम डिजिटल इमेज का
का यूज़ करते हैं, तो अभी डिजिटल इमेज में कैसे करोगे आप, तो उसके लिए भी किसका यूज़ होता है, डिजिटल वाटरमार्किंग का यूज़ होता है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसका कि फॉर एग्जांपल कि किसी का पासपोर्ट, किसी इंसान का पासपोर्ट है, ओके, और पासपोर्ट में हम फोटो, उसकी फ़ोटो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं उस इंसान की फ़ोटो, तो क्या होगा, अब फ़ोटो तो हमने चेंज कर दी है, तो हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि, तो इसके लिए हम डिजिटल वाटरमार्किंग का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमने क्या किया है, उस फोटो के पीछे हिडन में हमने क्या किया है, उसका नेम, ओके, उसका नेम हमने क्या कर दिया, वाटरमार्क कोड का यूज़ कर दिया उसके नेम का, ओके। तो देन उस नेम से हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पासपोर्ट में ये फ़ोटो चेंज किया था, ऐसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये कैसे करेंगे हम, जो डिजिटल वाटरमार्किंग का यूज़ करना है, कोई वाटरमार्क देना है हमें, तो कैसे कर सकते हो आप, वाटरमार्क को ऐड करना है तो आप GIMP का यूज़ कर सकते हो। ये वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है और जिसका फुल फॉर्म है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। इसका यूज़ करके आप ऐड कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे GIMP का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा पेमेंट इन ई-कॉमर्स एंड एम-कॉमर्स। आप तो जानते ही हो और आप भी करते हो ये पेमेंट। आप इसमें से आप तो बहुत सारे पेमेंट के बारे में जानते ही होंगे, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये सब जानते होंगे। तो अभी हमें बात करनी है आज कि ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, देन स्मार्ट कार्ड, चार्ज कार्ड, इसके बारे में। फर्स्ट कार्ड है हमारा क्रेडिट कार्ड। गाइस पहले जब ये ई-कॉमर्स और एम-कॉमर्स का यूज़ नहीं होता था तब क्या होगा, तब किसका हम यूज़ करते थे, हम पेमेंट के लिए चेक का यूज़ करते थे, कैश का यूज़ करते थे। लेकिन अब तो किसी पेमेंट हमारी ई-पेमेंट हो गई है, तो उसके लिए फर्स्ट हम किसका यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड का। जो क्रेडिट कार्ड होता है वो क्या है, पूरे मतलब ई-पेमेंट के मेथड के अंदर जो ये क्रेडिट कार्ड है वो मेथड कैसी है, मोस्ट पॉपुलर है, ओके। याद रखना जो क्रेडिट कार्ड, ये सारे कार्ड होते हैं वो तो वन टाइप ऑफ प्लास्टिक कार्ड ही होते हैं, ओके। और जो क्रेडिट कार्ड, अब क्रेडिट कार्ड मिलता कैसे है, तो जो क्रेडिट कार्ड कस्टमर को कौन सी बैंक देता है, तो जो इश्यूइंग बैंक है, तो इश्यूइंग बैंक कस्टमर को क्या देता है, क्रेडिट कार्ड देता है। और एक्वायरिंग जो बैंक है वो किसको क्रेडिट कार्ड देगा, मर्चेंट को क्रेडिट कार्ड देता है। याद रखना कि कस्टमर को कौन क्रेडिट कार्ड देता है, तो इश्यूइंग बैंक देती है, एंड मर्चेंट को कौन देता है, तो एक्वायरिंग बैंक देती है। अब एग्जांपल ले सकते हो आप, क्रेडिट कार्ड के एग्जांपल कौन से है, तो मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, वो इसका एग्जांपल है, क्रेडिट कार्ड के एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे कि ये जो क्रेडिट कार्ड है वो वर्क कैसे करेगा, उसमें और कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है। तो आप बोल सकते हो कि उसमें और दो पार्ट्स इन्वॉल्व है, कौन से, तो पेमेंट गेटवे एंड प्रोसेसर। ये जो पेमेंट गेटवे कौन है, तो पेमेंट गेटवे पेपाल का एक पार्ट है, पेपाल की सर्विस है, किसने प्रोवाइड की थी, पेपाल ने। तो जो हम ये बोल सकते हैं कि जो पेमेंट गेटवे है वन टाइप ऑफ सर्विस है और वो पेपाल ने प्रोवाइड की है। याद रखना, पेमेंट गेटवे पेपाल ने प्रोवाइड की है, ओके। अब ये वर्क कैसे करता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट को खरीदता है, ओके, परचेस करता है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है उसे, तो क्या होगा, उसे जो उसने प्रोडक्ट खरीदी है उसकी डिटेल उसको देनी पड़ेगी, किस डेट में उसे परचेस की है, ये डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स उसको देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी, उसको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, किसको, जो जब वो ये वेबसाइट पे डालता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ई-कॉमर्स वेबसाइट इसमें ये ट्रांसफ़र करती है, पेमेंट गेटवे पर करती है। पेमेंट गेटवे जो होता है वो किसको पास करता है, ये इंफॉर्मेशन इश्यूइंग बैंक को पास करता है। और जो इश्यूइंग बैंक मतलब कौन से बैंक, जिसमें कस्टमर को जिसका अकाउंट मतलब इश्यूइंग बैंक में होगा, कस्टमर का अकाउंट किसमें होता है, इश्यूइंग बैंक में होता है, वो क्या करेगी, वेरीफाई करेगी अपने बैंक में, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करती है। देन इंफॉर्मेशन जो वेरिफिकेशन हो जाती है उसकी, तो वो
इश्यूइंग बैंक डिसाइड करती है कि उसे ये जो ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो पूरा क्या बनता है, पूरी प्रोसेस सेटलमेंट बनती है। ओके, अब ये सेटलमेंट हो गई तो सेटलमेंट के दौरान एक और प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस? जैसे जो ये कस्टमर की डिटेल्स इश्यूइंग बैंक वेरीफाई करती है, वैसे ही जो मर्चेंट की डिटेल्स होगी वो कौन वेरीफाई करेगा? जिसका मतलब मर्चेंट का अकाउंट किस बैंक में होगा? एक्वायरिंग बैंक में होगा। ओके, देखो कस्टमर जो है वो क्रेडिट कार्ड का यूज करता है, लेकिन मर्चेंट भी होना चाहिए ना कि वो एक्सेप्ट कर सके वो पेमेंट को। तो उसके लिए उसको क्या होना चाहिए? अकाउंट होना चाहिए एक्वायरिंग बैंक के अंदर। तो जो एक्वायरिंग बैंक क्या करेगी? जो मर्चेंट होगा वो ये सारी डिटेल्स ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? वेबसाइट पे। ओके, देन पेमेंट गेटवे में जाएगा, सेम प्रोसेस। उसके बाद वो फिर प्रोसेसर के पास होगा। प्रोसेसर क्या करेगा? इश्यूइंग बैंक में मोकलेगा। जो प्रोसेसर होगा वो इश्यूइंग बैंक में भी सेंड करता है और एक्वायरिंग बैंक में भी वो डिटेल सेंड करेगा। ओके, मर्चेंट्स की तो दोनों में सेंड हो गई डिटेल्स। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होगा? इश्यूइंग बैंक मर्चेंट को पेमेंट कर देती है और ऐसे पूरी सेटलमेंट एंड ऑथराइजेशन हो जाती है। ओके, इसके अंदर और एक बात याद रखनी है कि जो कोई भी पेमेंट हो, मतलब कि मेजर जो कंपनीज होती है, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी होती है, वो किसका यूज़ करती है? खुद की सिस्टम को सिक्योर करने के लिए सेट का यूज़ करती है, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। यहाँ पे याद रखना कि जो मेजर पॉपुलर क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती है वो सिस्टम को सिक्योर करने के लिए किसका यूज़ करती है? तो सेट का सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का यूज़ करती है। अब क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। आपको पता ही है कि क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेज कौन से हैं? जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि वो हमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सर्विस भी प्रोवाइड करता है। हमारे पास कैश होना हो तो भी चलता है। ओके, देन हमें स्टेटमेंट भी हम निकाल सकते हैं और ये भी आप बोल सकते हो कि आप हर मंथली आपको ईएमआई करवाना है उसमें, तो वे भी आप करवा सकते हो। तो ये सारे इसके एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज और लिमिटेशन क्या है उसकी? तो वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज पेमेंट वो सूटेबल नहीं है। ओके, तो आप मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट हो और लार्ज हो तो वो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं कर सकते, तो ये एक दिक्कत रहती है। देन पैसे ओवर स्पेंड हो जाते हैं, ये भी है ना कि अगर पैसे नहीं है हमारे पास और क्रेडिट कार्ड है तो फिर ज़्यादा खर्च हो जाता है। थर्ड ये भी है कि उसका मतलब वो खो जाए, चोरी हो जाए, तो ये भी डर रहता है क्रेडिट कार्ड का। तो ये सारे उसके लिमिटेशन थे। नेक्स्ट एंड सेकंड पेमेंट कार्ड है हमारा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड किसके जैसा होता है? क्रेडिट कार्ड के जैसा ही होता है देखने में। ओके, डिफरेंस क्या है दोनों में कि आप एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में आप क्या कर सकते हो? ट्रांजेक्शन कर सकते हो, डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो आप। देन सेकंड थिंग कि डेबिट कार्ड में क्या होगा कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उतने ही आप खर्च कर सकते हो। जैसे क्रेडिट कार्ड में लिमिट होती है, मतलब जो क्रेडिट कार्ड हमने आगे बात की क्रेडिट कार्ड की। ओके, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है। तो ये भी आपको पता होगा कि जो क्रेडिट कार्ड होता है वो हमारी इनकम के लेवल पर मिलता है, मतलब हमारी क्रेडिट हिस्ट्री और इनकम के लेवल पे मिलता है, और मतलब कि हमारी जितनी इनकम है उतनी लिमिट पे हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास 20,000 का लिमिट तक क्रेडिट कार्ड है तो आप उतने ही आप खर्च कर सकते हो। ओके, देन डेबिट कार्ड के अंदर आपके डेबिट कार्ड में सिर्फ 2,000 है तो आप उतना ही खर्च कर सकते हो, उसके अंदर एक्स्ट्रा कोई बैंक पे नहीं कर सकती है। देन उसके बाद है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड वो भी देखने में एक क्रेडिट कार्ड जैसा ही होता है, लेकिन जो स्मार्ट कार्ड होता है उसके सरफेस पे एक माइक्रोचिप होती है। ओके, और ये जो माइक्रोचिप होती है वो क्या उसके अंदर 100 टाइम्स मोर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है। जो माइक्रोचिप है
वो ज़्यादा दूसरे कार्ड्स की हम दूसरे कार्ड्स की कंपेयर करें तो 100 टाइम्स मोर इन्फॉर्मेशन ये स्टोर करती है। और सेकंड एडवांटेज ये है कि ये जो डेटा स्टोर करती है वो इंक्रिप्टेड होता है। स्मार्ट कार्ड का बेनिफिट क्या है कि अगर हमारी कोई सीक्रेट की है, हमारी कोई ऐसी सेपरेट इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें वो स्टोर करना है, तो ये जो स्मार्ट कार्ड है वो सिक्योर है उसे स्टोर करने के लिए उस चिप के अंदर। और ये जो डेटा स्टोर करता है वो इंक्रिप्टेड होता है, तो कोई उसे पढ़ भी नहीं सकता है। तो ये भी एक इसको एडवांटेज होता है। लेकिन अगर इसे हमें यूज़ करना है तो कैसे कर सकते हो? तो हमें ये स्मार्ट कार्ड का यूज़ करना है तो उसके लिए हमें कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप किसी के साथ भी उसे अटैच कर सकते हो। ये जो स्मार्ट कार्ड है वो किस कंट्री के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है? तो यूएस, यूरोप, जापान एंड एशिया के ऐसे कई पार्ट्स हैं कि जिसके अंदर इसका यूज़ होता है। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इसका कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है चेकअप के लिए, तो जो डॉक्टर होगा वो जो मेडिसिन की जो प्रिस्क्रिप्शन है तो उसको वो उस कार्ड के अंदर लिख सकता है, एंड देन जो पेशेंट होगा वो डायरेक्टली फार्मासिस्ट के पास जाके वो मेडिसिन ले सकता है। तो ये भी आप इसमें कर सकते हो। देन नेक्स्ट कार्ड है आपका चार्ज कार्ड। आपको इसके नाम पर से ही पता चल गया होगा कि चार्ज कार्ड जो चार्ज लगाता होगा। तो चार्ज कार्ड क्या है? हम चार्ज कार्ड भी क्रेडिट कार्ड के जैसा होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो क्या होगा कि उसमें आपका मतलब टाइम लिमिटेशन होती है कि आपको 20 दिन या फिर 1 मंथ के अंदर आपको ये पेमेंट कर देना है ऐसे, या फिर अगर आपके पास कम पैसे है तो ईएमआई भी आप करवा सकते हो। ओके, लेकिन जो चार्ज कार्ड है वो ऐसा है नहीं, वो आपको कोई ईएमआई भी नहीं देता है और वो टाइम स्पेंडिंग लिमिट भी आपको नहीं देता है। तो हम कंपेयर करें तो क्रेडिट कार्ड की कंपेयर में ये चार्ज कार्ड ना बेटर नहीं है। आपको तो चार्ज कार्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग को आप ऑनलाइन बैंकिंग भी बोल सकते हो सेकंड नेम। इन नेट बैंकिंग अभी तो कई सारे ई पेमेंट के में नेट बैंकिंग का यूज़ भी आता है, मतलब इस ये मेथड भी अवेलेबल होता है। तो नेट बैंकिंग यूज़ करना है तो कैसे करोगे? एक एग्जांपल लेते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट परचेस की है, ओके, ऑनलाइन परचेस की है, उसके अंदर नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। आप नेट बैंकिंग सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद आपको क्या पूछेगा? सिलेक्ट योर बैंक नेम। आपने सिलेक्ट कर दिया बैंक का नेम। देन उसके बाद आपको ये पूछेगा कि आपको अकाउंट नंबर एंड जो बैंकिंग पासवर्ड, मतलब कि आपको नेट बैंकिंग का यूज़ करना है तो जो बैंक होती है जिसमें आपका अकाउंट होता है वो आपको एक पर्टिकुलर पासवर्ड देता है, तो वो पासवर्ड का यूज़ करके ही आप नेट बैंकिंग कर सकते हो। देन आपको क्या करना है? अकाउंट नंबर एंड पासवर्ड का यूज़ करके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जो IRCTC है ये प्रोवाइड करती है रेलवे की वेबसाइट, इंडियन रेलवे। देन नेक्स्ट है EFT। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसके नाम पर से ही आपको पता चल गया होगा कि फंड ट्रांसफ़र कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिकली। तो जो फंड ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिकली होता है इसे क्या बोला जाता है? EFT बोला जाता है। आजकल हम देखें तो कैश एंड चेक का यूज़ क्या हो गया है? कम हो गया है। हम फंड को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? EFT से ही करते हैं। आजकल तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनीज हो, वो एम्प्लॉय की सैलरी भी इवन किस में करते हैं? बैंक में क्रेडिट करते हैं। तो वो क्या है? EFT का एक एग्जाम्पल है। हम जो EMI हर मंथली हमारे EMI कट होते हैं बैंक में से, तो वो भी क्या है? वन टाइप ऑफ EFT। नेक्स्ट है ई-वॉलेट। तो ई-वॉलेट का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। ये ई-वॉलेट किसके लिए यूज होगा? तो आपको पता है कि
हम ई कॉमर्स और एम कॉमर्स का यूज़ करते हैं तो हमें बहुत बार क्या करना पड़ता है, किसी भी चीज़ को खरीदना हो तो हमें बहुत बार हमारी डिटेल्स, हमारी पर्सनल डिटेल्स को क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये बोरिंग भी इतना है कि हर बार हमें हमारी इंफॉर्मेशन एंटर करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन मर्चेंट ने किया है कि सॉल्यूशन क्या है, तो ऐसे कई शॉप के मर्चेंट है, स्टोर के मर्चेंट है, तो वो क्या करेंगे, ई वॉलेट प्रोवाइड करते हैं। तो ई वॉलेट में क्या होगा कि आपने एक बार अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर दी, प्रोवाइड कर दी है, तो वो जो मर्चेंट होंगे वो आपकी इंफॉर्मेशन को सर्वर पर स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, जिससे क्या होगा मतलब कि वो ई वॉलेट प्रोवाइड करते हैं। और ई वॉलेट सर्विस ऐसी है कि जिसके अंदर मतलब आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कि ग्रोसरी स्टोर है जिसके अंदर ई वॉलेट सिस्टम है और इस ई वॉलेट के अंदर 1000 आपको डिपॉजिट करनी है। तो क्या होगा कि कोई कस्टमर क्या करता है, वो ग्रोसरी खरीदता है तो तब उसके पैसे किसमें से कट होगी, ई वॉलेट में से कट होते हैं। ओके, देन आपको ऑनलाइन पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसमें बेनिफिट होता है। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ई वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। देन हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रुपए। ओके, जिसका जो रुपए है वो 2 वर्ड से बनता है। कौन से 2? रूपी प्लस पेमेंट, रुपे एंड पेमेंट, मोस्ट IMP। किस दोनों वर्ड से बनता है? तो रुपे एंड पेमेंट। ओके, एंड ये जो रुपए है वो किसने लॉन्च किया था? किसने लॉन्च किया था? तो NPCI, इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये रुपए नाम से आपको ऐसा कुछ समझ में आया होगा कि रुपए है मतलब क्या, कि ये जो रुपए का जो कार्ड है जिसका यूज़ कहाँ पे होता है? सिर्फ इंडिया में होता है। ओके, कई बार क्या होता है कि आप कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़ करते हो, डोमेस्टिकली करो या फिर आप इंटरनेशनल करते हो, तो उसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ने एक रुपए नाम का कार्ड लॉन्च किया है, तो उसका जो चार्ज होता है तो बाकी सारे कार्ड से इसका चार्ज बहुत ही कम होता है। मतलब कि कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा? उसकी कॉस्ट रिड्यूस होती है। ओके, ये हमें याद रखना है इसमें कि रुपए कौन से 2 वर्ड से बना है? तो रूपी प्लस पेमेंट, जिसने लॉन्च किया था NPCI। रुपए का यूज़ कहाँ पे होता है? तो सिर्फ डोमेस्टिकल, मतलब कि सिर्फ उसका यूज़ इंडिया में होता है। ओके गाइज, आई होप आपको एम कॉमर्स चैप्टर में, पूरे चैप्टर में समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है, दिक्कत हो तो श्योर मुझे मैसेज करना। ओके, थैंक यू।